गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोग भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ चुके थे। तो अधिशोषण में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ठोस पदार्थ पर गैसों का अधिशोषण जब कराते हैं तो उस अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। ठोस सरफेस पर गैसीय पदार्थ के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि किस केस में अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी और कब अधिशोषण की मात्रा कम होगी, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब आपकी हेडिंग होगी, अगली हेडिंग, ठोस पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति मतलब गैस किस नेचर का है। तो जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं वे सरलता से द्रवित होती हैं, क्योंकि उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसें उच्च वान डेर वाल आकर्षण बल रखती हैं, जिसके कारण उच्च अधिशोषण व्यक्त करती हैं। सीधा मतलब है कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होगा वह किसी भी सतह पर अधिक मात्रा में अधिशोषित होंगी। क्रांतिक ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी भी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। मान लीजिए अगर जनरल हम ये टेबल से देखें, ये क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस है। ये ताप ये पूरा टेबल है, गैस अलग अलग, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर टेबल में ही टेबल से आप काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये चीज़ कि अधिशोषित आयतन मतलब कौन ज़्यादा अधिशोषित हो रहा है, और इसमें क्रांतिक ताप सबका दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये है क्रांतिक ताप हाइड्रोजन गैस का 33 केल्विन, ठीक है। तो 33 केल्विन क्रांतिक ताप का मतलब हुआ अगर हाइड्रोजन का ताप, जहाँ पे इस गैस को हम द्रव में बदलने जा रहे हैं हाइड्रोजन को, अगर वहाँ के वायुमंडल का टेम्परेचर 33 केल्विन से अधिक होगा, उसके अगल बगल का अगर 33 केल्विन से अधिक टेम्परेचर होगा, तो हम चाहें अब हाइड्रोजन गैस पर कितना भी प्रेशर लगा दें, ये हाइड्रोजन द्रव में नहीं बदलेगा। मतलब इससे अगर कम टेम्परेचर होगा, 33 से कम, 33 केल्विन से कम अगर ताप होगा, तो उस ताप पर हम हाइड्रोजन पर प्रेशर बढ़ा करके उसको द्रव में बदल सकते हैं। लेकिन अगर इस क्रांतिक ताप से ऊपर इनमें से किसी भी गैस का टेम्परेचर है, सबका अलग अलग क्रांतिक ताप है। जनरल हम मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 304 केल्विन, लगभग इसके हिसाब से कितना हो गया, 7 4 11 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रेशर बढ़ा करके हमको द्रव में बदलना होगा तो हमके कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31 से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर 31 से ज़्यादा होगा तो पूरी दुनिया का प्रेशर अगर आप लगा दें तब भी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अधिशोषण में क्या समझ में आया? अधिशोषण में सबसे बात देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्रांतिक ताप किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप सबसे अधिक है। इसका मतलब देखो अधिशोषित आयतन पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 380, ठीक है। तो ये सब क्या दिया? अधिशोषित आयतन दिया है गैस का, और ये क्रांतिक ताप। क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रांतिक ताप बढ़ रहा है अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ रही है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखो, अधिशोषक की प्रकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जिस पृष्ठ पर सॉलिड पृष्ठ है तो उस पर हम अधिशोषण करा रहे हैं, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तो क्षेत्रफल मतलब कि पृष्ठ दो टाइप का, ये तो एक प्लेन सपाट सरफेस हो सकता है या खुरदुरा हो सकता है, ठीक है। अगर सरफेस खुरदुरा है तो उस पर अधिशोषण ज़्यादा होगा, अगर प्लेन है तो उस पर अधिशोषण नहीं होगा, कम मात्रा में होगा, लेकिन कम मात्रा में होगा। जैसे देखिए, कठोर तथा रंध्रहीन मतलब कठोर हो, उसमें पोरस ना हो मतलब होल ना हो,
छिद्र छोटे छोटे ना हो, पदार्थों की अपेक्षा रंध्रयुक्त पोरस जिसमें छोटे छोटे बारीक होल होते हैं, तथा बारीक चूर्ण के रूप में उपस्थित ठोस पदार्थों जैसे चारकोल, सिलिका जेल, रेने निकिल आदि में अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि रंध्रयुक्त या बारीक चूर्ण के रूप में होने पर ठोस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फलस्वरूप अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। मान लीजिए जनरल कोई सरफेस है, ऐसे क्लीन हम दिखा दें, ये सरफेस है, ठीक है, प्लेन, इस पर हमको अधिशोषण कराना है, तो बिल्कुल सपाट है, प्लेन है। ये दूसरा सेम यही वाला सरफेस है और इसमें हम छोटे छोटे ऐसे ऐसे होल कर दिए, हल्का हल्का खुरदुरा करके, और अधिशोषण कराना है। तो जैसे जैसे ये खुरदुरा हो जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसलिए कि ये जब ये इसमें होल होगा तो उसका भी कुछ एरिया आएगा, कवर करेगा ये। तो जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा टुकड़ा हो, अगर मान लो पाउडर, ये सीड फार्म में है कोई पदार्थ, और इसको हमने क्या किया, 2 भाग में काट दिया यहाँ से। अगर पूछा जाए कि क्या इसका क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, वही चीज़ है, काट दिया हमने। तो यहाँ पर तो था, तो पूरा ये कवर कर रहा था इसे किनारे किनारे, ठीक है। जब हमने काट दिया तो ये तो किनारे वाला, तो ये किसका किनारा हो गया, ये वाला किनारा, लेकिन साथ साथ ये दोनों बढ़ गए, ये और ये पार्ट। जनरल एक चाक का टुकड़ा ले लो, चाक का टुकड़ा, और उसका ये सरफेस हो गया चारों तरफ से, ठीक है। बीच से हमने काट दिया, 2 भाग में बट गया। तो ये पहले वाला तो था ही इतना, ये वाला, ये मान लो पहले वाला था इतना एरिया पहले वाला, लेकिन कटने की वजह से ना ये एरिया बढ़ गया, इतना इधर से इतना इधर से। कहने का मतलब जितना भी छोटा टुकड़ा आप बनाते जाओगे, सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जैसे जैसे अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, और मैक्सिमम उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं सरफेस पर ही होती हैं, इसलिए पूछा जाता है कि उत्प्रेरक को हम पाउडर फॉर्म में क्यों यूज करते हैं। इसलिए कि पाउडर में पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसकी वजह से अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लें, कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा रंध्रयुक्त तथा बारीक चूर्ण के रूप में उपस्थित ठोस पदार्थ जैसे चारकोल, सिलिका जेल, रेने निकिल आदि में अधिशोषण अधिक होता है, क्योंकि रंध्रयुक्त या बारीक चूर्ण के रूप में होने पर ठोस पदार्थों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, फलस्वरूप अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। पहला क्या था, क्रांतिक ताप बढ़ेगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। 2 हो गया। इसी कारण गैस मास्क में चारकोल का महीन चूर्ण उपयोग में लाया जाता है। गैस मास्क होता है, ये कोल माइन में यूज करते हैं लोग, तो वो पहन के जब एंट्री करते हैं तो जो गैस होती है, हानिकारक गैस है, ये चारकोल का मास्क होता है। छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में चारकोल भरा रहता है उसमें, मास्क के अंदर जितनी भी गैसें होती हैं, ताकि चारकोल के सरफेस पे अधिशोषित हो जाती हैं और आदमी उस गैसों से बच जाता है। विभिन्न संक्रमण धातुओं के अधिशोषण क्षमता बारीक चूर्ण के रूप में निम्न प्रकार से होती है। मतलब सबसे ज़्यादा अधिशोषण क्षमता किसकी होती है, पैलेडियम की, कोलाइडी पैलेडियम की। और कोडाइलर फॉर्म में होगा पैलेडियम, मतलब इसका साइज अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा तो ये कोलाइडल फार्म होगा। तो अगर इस फार्म में होगा तो कोलाइडी पैलेडियम का सबसे अधिक अधिशोषण की मात्रा, मतलब अधिशोषण क्षमता सबसे अधिक इसकी होती है। उसके बाद पैलेडियम, अगर सिंगल पैलेडियम है तब उसकी होती है। उसके बाद प्लेटिनम का नंबर आता है, फिर गोल्ड है, फिर निकिल है। ये क्रम है अधिशोषण का, अधिशोषण क्षमता का क्रम। तो कोलाइडी पैलेडियम, यानी कि दोनों पीडी दिख रहे हैं ना, ये कोलाइडी फार्म में, कोलाइडल फार्म में अगर पैलेडियम है तो सबसे ज़्यादा अधिशोषण क्षमता इसकी होती है, फिर पैलेडियम की, फिर प्लेटिनम की, फिर गोल्ड की, फिर निकिल की। अधिशोषक के प्रति ग्राम पृष्ठीय क्षेत्रफल को विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। अधिशोषक, मान लो जो सरफेस होता है ना, बताए थे उसी दिन से बोल रहे हैं हम कि जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, वो बोर्ड के किसका काम करेगा, अधिशोषक का। और चाक का टुकड़ा जो है जिससे हम लिखते हैं, अगर लिख देंगे उस पर तो वो क्या कहलाएगा, अधिशोष से। तो अधिशोषक के प्रति ग्राम पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। क्या लिखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण भी बढ़ता है। ये हो गया। तीसरा कंडीशन है दाब का प्रभाव। जनरल आप समझ भी सकते हो कि मान लीजिए गैस है, हम सरफेस पे गैस है
और गैस को हम क्या करते हैं, किसी ठोस के सरफेस पे हमको उसको चिपकाना है। तब चिपकाने के लिए हमको क्या करें, ऊपर से ऐसे दबा प्रेस ही तो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। स्थिर ताप पर टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा। दाब में वृद्धि से गैसों के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। निम्न ताप पर अधिशोषण तेजी से होता है, उच्च ताप पर यह क्रम लागू नहीं रहता है। टेम्परेचर कम होगा तो पास पास होंगे कण, उसके बाद हमने प्रेशर बढ़ा दिया और पास पास कर दिया, तो अधिशोषण की मात्रा के लिए उचित कंडीशन अगर कहा जाए तो क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। उच्च ताप पर यह क्लियर, मतलब उच्च ताप पर अधिशोषण की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। ताप का प्रभाव। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिससे निम्नलिखित साम्य अवस्था। ऊष्माक्षेपी इसका मतलब ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, सीधा सीधा मतलब यही है। अशतेलीय नियम के अनुसार यही होता है रूल। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, तो हमको अग्र दिशा में लेकर के जाना है। अधिशोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटेगी। गैस अधिशोष से प्लस ठोस अधिशोषक है। अधिशोषण विशोषण, ठोस पर अधिशोषित गैस प्लस ऊष्मा निकल रही, तो अधिक ऊष्माक्षेपी अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण अशतेलीय नियम के अनुसार क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा। इधर नहीं इधर जाएगा। ये अग्र, ये क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का साइज, और ये क्या है, प्रोडक्ट का साइज। तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अगर आपको आना होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में साम्य ताप बढ़ाने पर विपरीत दिशा में जाता है, इधर चला जाएगा। तो इधर जाने का मतलब क्या होगा, विशोषण होगा, न कि अधिशोषण होगा। इसलिए क्या, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण अशतेलीय नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल कारक जो इफेक्ट प्रभावित करते हैं। अब अधिशोषण का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस काम में। तो सबसे पहला अनुप्रयोग वही है गैस मास्क में। जनरली कोरोना वाला मास्क नहीं है, बल्कि गैस मास्क है। मतलब कोयले की खदानों में जो मजदूर काम करते हैं उनको मास्क दिया जाता है, उसमें चारकोल भरा रहता है। ठीक है, वो चारकोल मास्क लगा करके जाते हैं तो हानिकारक गैसें जो, जैसे मतलब कोयला ही है तो बहुत सी गैस होगी, मीथेन भी बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हानिकारक विषैली गैसें होती हैं। तो इन गैसों से बचने के लिए क्या करते हैं, हम मास्क लगा करके, गैस मास्क बोला जाता है, उसको लेके जाते हैं। और चारकोल क्या करता है, इन गैसों को अधिशोषित कर लेता है और सांस के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। वह युक्ति जिसमें सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए रखा जाता है, गैस मास्क कहलाती है। सीधा सीधा याद कर लीजिए, गैस मास्क मतलब गैस को अधिशोषित करने वाला मास्क। गैस का मास्क नहीं है क्या, मतलब गैस को अधिशोषित करने वाला मास्क क्या कहलाएगा, गैस मास्क। वह युक्ति जिसमें सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए रखा जाता है, गैस मास्क कहलाती है। इसका उपयोग कोयले की खानों में सांस लेते समय विषैली गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सब थ्योरेटिकल टाइप का है, जनरल आप नोट कर लेंगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। कपड़े को रंगने में रंग बंधक मॉडरेंट जैसे फिटकरी को कपड़ा रंगने में प्रयोग किया जाता है। ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेते हैं, अन्यथा रंजक के कण कपड़ों पर नहीं चिपकते हैं। मतलब कपड़े को कलर करने में भी इसका उपयोग, अधिशोषण का ही उपयोग किया जाता है। अगला है आर्द्रता, मतलब नमी को दूर करने के लिए सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल का उपयोग किया जाता है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, अगर आप देखे होंगे उसमें छोटे छोटे अगर जो गोली टाइप का आता है ना, तो उसमें कैल्शियम आर्द्रता नमी को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का सोल्यूशन या सिलिका जेल या कुछ छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा पैकेट बना के अंदर डाल देते हैं कि उसमें जो नमी होगी उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सब किसका गुण होता है, अधिशोषण। विलयनों से रंगीन पदार्थ हटाने में, विलयनों से सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोग है जितनी भी चीनी, नमक, जूस, वनस्पति तेल, इसका जो कलर करके साफ़ किया जाता है, इसी चारकोल, जंतु चारकोल बताया था, हड्डी को जलाते हैं और जला करके बनाया जाता है। हड्डी की राख को क्या बोलते हैं, जंतु चारकोल। तो जंतु चारकोल शर्करा, जूस, वनस्पति तेलों में उपस्थित रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित करके उनके रंग को हटा देते हैं। मान लीजिए कोई जूस हमने बनाया, वो मतलब कि कलर है, उसको हम एकदम क्लीन करना चाहते हैं, साफ़ सुथरा जो उसकी अशुद्धियाँ हैं, कलर है, उसको अलग करना चाहते हैं, तो उसमें चारकोल का पाउडर अगर आप मिला करके हिला दो
जितना भी कलर होगा ना, सारे कलर को ये क्या करता है, अधिशोषित कर लेगा, अपने ऊपर ला के चिपका लेगा। उसके बाद आप उसको फिल्टर कर दोगे तो चारकोल तुम्हारा अलग हो जाएगा, पूरा एकदम क्लीन जूस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिलियनों से रंगीन पदार्थ हटाने में भी उपयोग होता है और कपड़ों को रंगने में भी यूज किया जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब कि जो अभिकारक होगा, अभिकारक और उत्प्रेरक होता है, दोनों की अगर अवस्था अलग अलग है तो ऐसे उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक की ठोस सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये जनरल अधिशोषण की बात थी। अधिशोषण से संबंधित जितने टॉपिक थे ये समाप्त हो गए। इसके बाद दो और टॉपिक था आपका फ्रेंडलिक समतापी वक्र और लैंग वक्र और लैंगम्यूर समतापी वक्र। तो सिलेबस से इस साल बाहर हो चुका है, तो पहले हम वही चीज़ कवर कर रहे हैं जो सिलेबस के अंदर है। पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर अगर टाइम मिलेगा तो आपको फिर से जितने भी टॉपिक्स बचेंगे सबको कवर करा दिया जाएगा। तो आप अच्छे से देख करके इसको नोट्स बना लें। और हाँ, कोलाइडी विलयन शुरू करना है, तो इसको भी हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि और थोड़ा सा वीडियो 5 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन आप उसी के बेस पे आप तैयारी कर लेंगे। इसको भी देख लेना। अब यहाँ से खूब अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और यही इंपॉर्टेंट है, यही बचा ही है समझ लीजिए इस चैप्टर के अंदर। इससे क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसमें हमारा अगला हेडिंग है कोलाइडी अवस्था। सिर्फ शुरुआत करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, इसके बाद अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। पदार्थों के विलयनों के चर्मपत्र पार्चमेंट पेपर होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोला जाता है, में से विसरण के आधार पर सन 1861 में थॉमस ग्राम ने सभी पदार्थों को 2 संवर्गों में वर्गीकृत किया। सभी पदार्थों को 2 भाग में बांटा उन्होंने। चर्मपत्र अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जनरल आप देखे होंगे जंतु का आमाशय, बकरे का या किसी भी जानवर का जो आमाशय होता है उसको हम कहते हैं चर्मपत्र। तो उसी में से विलयनों के चर्मपत्र में से विसरण के आधार पर सन 1861 में थॉमस ग्राम ने सभी पदार्थों के 2 संवर्गों में वर्गीकृत किया। तो जो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो उस चर्मपत्र से आर पार निकल जाते थे, उसका नाम इन्होंने क्रिस्टलाभ रखा। जैसे इनके विसरण की दर उच्च होती है, आसानी से चर्मपत्र द्वारा विसरित हो जाते हैं, जैसे सभी कार्बनिक अम्ल, क्षार, लवण, यूरिया, शर्करा। मतलब कि जो पदार्थ चर्मपत्र से होकर के आसानी से विसरित आर पार चले जाते हैं उसको उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाभ। कार्बनिक अम्ल, क्षार, लवण, यूरिया, शर्करा आदि। कोलाइड किसे कहा, तो कोलाइड में देखो ग्रीक शब्द कोला अर्थात गोंद के समान, कोला से बना हुआ कोलाइड। तो कोला का मतलब गोंद। गोंद देखिए यो ग्लू, जनरल क्या करते हो बहुत आसानी से बहेगा, जनरल कपड़े पर भी रख दो तो आसानी से नहीं बहेगा। तो ग्रीक शब्द कोला, कोला का अर्थ होता है गोंद के समान, ग्लू लाइक। ऐसे पदार्थ जो चर्मपत्र से होकर आसानी से विसरित नहीं हो सकते और विसरण की दर बहुत मंद होती है, कोलाइड कहलाते हैं। ग्राम ने मतलब इसको वर्गीकृत किया था। अब यहाँ पे देखें, जैसे उदाहरण है स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, हीमोग्लोबिन आदि, ये सब उदाहरण है किसके, कोलाइड के। उपरोक्त वर्गीकरण अमान्य कर दिया गया। ये वर्गीकरण अमान्य कर दिया गया इसलिए कि आप मान लीजिए विलायक अगर चेंज कर दें, विलयन बना रहे हैं पदार्थ का, अगर हम विलायक बदल देते थे तो एक ही पदार्थ का, मान लीजिए कि जल में घोल दिया कोई पदार्थ, तो जल में घुल गया हो, तो जल में घुलने के बाद से मान लीजिए चीनी है, जल में आपने घोल दिया, जल में घोलोगे, चर्मपत्र से पास कराओगे, आर पार हो गया, किस क्या हो गया, क्रिस्टलाभ। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए हमने उसी को उठा करके किसी ऐसे पदार्थ में घोल दिया कि घुल जाए और विलयन क्या हो जाए, गाढ़ा हो जाए। अब क्या होगा, अब उसी में से पास कराओगे ना तो पास ही नहीं होगा, धीरे धीरे बहुत मुश्किल से धीरे धीरे विसरित होगा। तो है तो वही सेम चीनी, विलायक हमने बदल दिया। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं, हम चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिसका हम सिर्फ विलायक चेंज करके विलयन बनाते थे, तो एक जगह वह क्रिस्टलाभ का काम करता था और दूसरे में कोलाइड का काम करता था। इसलिए ये परिभाषा क्या हो गई, अमान्य हो गई, क्योंकि कोलाइड किसी विशेष पदार्थ के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि कोलाइड ठोस, द्रव या गैस के समान पदार्थ की एक विशेष अवस्था है। कोलाइड को उन्होंने अवस्था मान लिया था। जैसे ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी के बेस पर
कोलाइडी भी क्या है, एक प्रकार की अवस्था है। अतः किसी पदार्थ को कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। कोई भी पदार्थ हो, आप चाहो तो उसको कोलाइडी अवस्था में बदल सकते हो। ये डिपेंड करता है ना कोलाइडी अवस्था में कणों के साइज पर। जैसे कोलाइडी अवस्था कण के आकार पर निर्भर करती है। यह वास्तविक विलयन तथा निलंबन के मध्य की अवस्था है। निलंबन में कणों की साइज और वास्तविक विलयन में कणों की साइज, दोनों के साइज का जो इंटरमीडिएट होता है, बीच वाला पार्ट, वो कोलाइडी विलयन का साइज होता है। आप सबसे अच्छे से इसको साइज को अच्छे से देख के याद कर लें। निलंबन बड़े बड़े कण होते हैं। इनका आकार, निलंबन में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, निलंबन में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक, ठीक। और वास्तविक विलयन में कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से, देखो आकार लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम किसमें, वास्तविक विलयन में, और निलंबन में 100 नैनोमीटर से अधिक। तो बीच का मतलब कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कितना हो गया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। अब आप इसको ना बदल के एंगस्ट्राम में, सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करके और इसका रेंज आप निकाल लेंगे कोलाइडी विलयन के लिए स्पेशल, ठीक है। कोलाइडी विलयन में कणों का आकार, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसी के बीच में साइज होगी कोलाइडी कणों की। अब इसमें देख रहे हो ना, 2 टाइप के दिख रहे हैं। इसमें विलेय और विलायक के कण हैं। विलायक के कणों का आकार तो फिक्स होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये सब विलायक के कण हैं। लेकिन जब कोलाइडी विलयन बनेगा, दोनों को मिलाने के बाद जो कोलाइडी कण होते हैं, मतलब जैसे विलयन में विलेय होता है ना, उसी तरह इसमें परिक्षिप्त, प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं कोलाइडी विलयन में। हमको पढ़ना है अभी आगे, तो याद रखना ये जो साइज होती है, ये कण, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, इनकी साइज होती है कितना, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। बाकी इन सबके केस में ना, ये जो छोटा पार्टिकल्स इसमें भी होंगे। विलेय और निलंबन का मतलब अकेले थोड़ी होता है, 2 टाइप के पदार्थ होंगे, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है। तो उसमें विलेय के कणों का आकार, परिक्षिप्त प्रावस्था, बड़े बड़े होंगे और उसी का साइज ये दिया हुआ है 100 नैनोमीटर से अधिक, ये बड़े वालों का। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर के बीच ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं इनका, इनमें 1 नैनोमीटर से कम थे। दोनों लगभग सेम साइज के हो जाते हैं। विलेय और विलायक दोनों के कण क्या होते हैं, लगभग सेम साइज के हो जाते हैं। इसलिए इनका आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो 1 नैनोमीटर से कम सब में विलायक के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन विलेय के कणों का आकार, विलयन नहीं बन रहा है इसलिए विलेय विलायक हम नहीं कहेंगे, नाम बदल जाएगा कोलाइडी विलयन में। लेकिन समझने के लिए हम बोल रहे हैं विलेय और विलायक। यहाँ देखो, ये बड़े बड़े आकार हैं, ये बड़े बड़े, इनका आकार कितना होगा, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। इसमें जो बड़े वाला पार्टिकल्स हैं, इनका आकार 1 और 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो ये जनरल तीनों के बारे में कणों के आकार पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और जान सकते हो, ठीक है। ये कोलाइडी कणों का आकार आप बिल्कुल याद रखेंगे, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। किसी भी कण को, या तो हम बहुत छोटे पार्टिकल से, मान लो कि 1 नैनोमीटर से भी कम है, लेकिन उनको क्या करो, आपस में मिला करके अगर उनका आकार आप ले करके आ गए 1 से 100 के बीच में, तो वो भी किस में बदल जाएगा, कोलाइडी विलयन में, ठीक है। तो बाकी फिर इतना आप अच्छे से नोट्स बना करके लिख लें, और अगला वीडियो फिर अगली बार बहुत जल्दी आएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें और नोट ही कर लेंगे। थैंक यू।